हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन का पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया है और अगर आप एक सेट बनाना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप इसका सेट बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वो हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सारा चीज़ यहाँ पर संग्रहित मिलेगा आपको। ये आपकी बुक लूसेंट बुक है, जो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बुक और शुद्धिकरण बुक है। यहाँ पे गलतियाँ बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस बुक को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहले पारिस्थितिकी होता क्या है? तो देखो, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो किसके बीच का अध्ययन होता है? जीवधारियों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। याद रखेंगे, जीवधारियों और वातावरण, तो याद रखेंगे उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी जो ये शब्द है, ये अगर शब्द की बात करें तो ये किसको, यानी कि सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाएगा वो रीटर को जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की बात करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये हमारा जीव और वातावरण के बीच, इसका डिफिनेशन ही कर रहा था अभी आपको बताए कि जीवधारियों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। तो जीव और वातावरण याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय हो जाता है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। ठीक है, ये स्व का मतलब स्वयं हो जाएगा, पारिस्थितिकी का मतलब जीव और वातावरण के बीच का संबंध, तो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, व्यक्तिगत स्वयं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? राइटर ने। लेकिन यहाँ पर है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम का शब्द का जो प्रस्तुत किया था, किसने किया था? ये टेंसले ने किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? कौन सा है? तो इसका आंसर आपको देना है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन, तो जीवों का समुदाय और पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। जीव और वातावरण से ही संबंधित होता है ये, तो आपको ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन है? तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का जो 2 घटक है वो है जैविक और अजैविक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? परितंत्र का अजीवीय, जिसमें मैंने कि अजीवीय का मतलब क्या हो गया? जिसमें जीवन नहीं। तो देखो, जीवाणु कोलेरेला इस सब में होता है, मंडल में होता है, ये जल आंसर हो जाएगा इसका। अजीवीय घटक कौन हो जाएगा? जल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका जो श्रृंखला हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आंसर सी आंसर होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्लियर है? आपको उत्पादक किसको कहते हैं तो ये आपको समझा देता हूँ। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। उपभोक्ता किसको कहते हैं? उस हरे पौधे पे जो व्यक्ति निर्भर रहता है, जैसे कि मनुष्य, हिरन, बकरी, वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, और अपघटक उसके तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला क्या बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। तो खाद्य श्रृंखला जो बनती है, यानी कि फूड चेन जो बनती है, वो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं
अपघटकों से बनती है। ये आपका आंसर हो जाएगा 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो देखिए कोई भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा ना वो शाकाहारी होगा। मनुष्य जो है ना, मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है। मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो क्या होता है इसका कार्य? तो आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। तो देखिए कोई भी परितंत्र की बात करें, उत्पादक का जो कार्य होता है वो सौर ऊर्जा को पकड़ना और एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि परितंत्र, देखिए क्या कहता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो देखो परितंत्र यानी कि हमारी बात करें अगर पारिस्थितिकी का, तो इसमें ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। इसके बिना तो संभव ही नहीं है, तो आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। प्राथमिक उत्पादकों की ही होती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक उत्पादक की सबसे बड़ी संख्या होती है क्योंकि इसी पर सब लोग निर्भर होते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे बड़ी होती है परितंत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। ये तो अपर्दन कहलाएगा, बिल्कुल सही है, अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 15 मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। अगर मृदा अपर्दन को रोकना है तो वनों को उगाने के द्वारा रोका जा सकता है, वन को उगाने से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 बाढ़ को रोका जा सकता है। देखो बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा आपका नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। ठीक है, तो याद रखेंगे डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये मैंग्रोव और ज्वारीय वन जो ये पाए जाते हैं ना, ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा, देखिए मैंग्रोव ज़्यादा आंसर ये देता था मेंजिफेरा, ये नहीं होगा। मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो राइजोफोरा, क्या हो जाएगा, राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है, समुद्र के किनारे की जो वनस्पति है वो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ठीक है, लवणोद्भिद, लवण होता है समुद्र में, याद रखना। लवण का मतलब हो गया कि खारा पानी। ठीक है, तो लवणोद्भिद वनस्पति। अगला क्वेश्चन 20 कहता है कि न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। तो किसके प्रमुख लक्षण हो जाएगा, ये हो जाएगा शुष्कोद्भिद। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। मतलब ये हुआ कि गहरा जल स्तर, अगर मान लीजिए पानी अंदर में बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर में है तो पानी का खिंचाव करने के लिए क्या होता है कि जड़ें उसकी बहुत गहराई में चली जाती है, तो मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र हो जाता है। और मरुद्भिद में पानी की जो मतलब गहराई जो बात करें, पानी का जो अवशोषण होता है पौधे का बहुत ही ज़्यादा नीचे गहराई में होता है, तो वही बात हो रहा है। अगला कहता है कि यदि संसार की सभी पौधे मर जाए तो इसमें तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो देखो अगर पौधा मर ही जाएगा तो फिर ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मनुष्य ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और वो लेता है और वो ऑक्सीजन हमें देता है, तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो सभी लोग मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर, ठीक है,
ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिपादप, ठीक है, वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, यानी कि जहाँ पर वर्षा सालों भर होगी वहाँ अधिक पादप होगा, इस तरह से समझ लो। ठीक है, ये याद रखना। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का, जीवाणु के बीच, विषाणु के बीच, चींटियों। देखिए मिर्मेकोफिली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे 24 का सी, नहीं कि चींटियों के बीच। क्या आंसर है, क्वेश्चन है, समझिए। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है ना वो सागर है, यानी कि सागर, महासागर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो देखो मृदा अपरदन रोकने का एक ही मात्र उपाय है वन रोपण द्वारा, वन रोपण से मृदा अपरदन रोक सकते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। अगर हम सिर्फ साग सब्जी खाएंगे तो कौन सा उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होगी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है जिसमें इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। देखो खाद्य श्रृंखला जो अभिप्राय है ना ये हमारा हो जाएगा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। देखो हाइड्रोफाइट्स क्या है, तो एक जलीय पौधा है, एक जलीय पौधा है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मरुद्भिद का मतलब हो गया जो कि मरुस्थल वगैरह में होता है, तो ये करील आंसर हो जाएगा, करील। अगला क्वेश्चन पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का जो अजैव अवयव है वो क्या उदाहरण हो जाएगा, तो अजैव यानी कि वायु। हाइड्रोपोनिक से संबंधित है तो ये क्या हो जाएगा, ये बिना मिट्टी के पौधे हो, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बिना मिट्टी, यानी कि मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स ये याद रखना, यानी कि ये मिट्टी के बिना पौधा में वृद्धि हो जाता है, यानी कि जल में हो जाता है। ठीक है, अगला 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे। क्या आंसर हो जाएगा, तो देखो सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है ये हमारा हरे पौधे है। ठीक है, सौर ऊर्जा से ही ये जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन 35 पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो 33.3%। कितना अनुपात होना चाहिए, 33.3%। क्वेश्चन नंबर 36 मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 नंबर एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, किसके लिए, भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। तो एपीफाइट्स जो बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे जो होते हैं यानी कि अन्य पौधे पर निर्भर, यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 38 पादप पालय एक सुविधा है जिसमें क्या होता है, रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। यही हो जाएगा पादप पालय। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा 38 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, पादप पलायन लुप्तप्राय प्रजातियों नहीं, इसका आंसर नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखेंगे, पादप पालय का मतलब हो गया एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में, ठीक है, पादपों का उगना संभव हो पाता है, यानी कि जो पादप को उगने के लिए जो सिचुएशन चाहिए उस सिचुएशन में उसको उगाया जा सकता है नियंत्रित दशाओं में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कार्बनिक कृषि ही पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों पुष्पित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ये क्या था, ग्रीनेल्स ने। किसने किया था, ग्रीनेल्स। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थिर कौन है, महासागर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महासागर सबसे स्थिर। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। वनोन्मूलन, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल के पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो आंसर बी हो जाएगा, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन अगर बनाए रखना चाहते हैं तो पेड़ पौधे हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, लगाते रहिए, पालतू पशु वगैरह की नस्ल को विकसित करते रहिए। ठीक है, 45 नंबर, सामाजिक वानिकी है निजी भूमि पर। देखो, सामाजिक वानिकी जो है ना, ये हमारा सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधा को उगाना और उसकी व्यवस्था करना, ये आंसर होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखो, ये राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है ना, ये हमारा लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसी तरह कभी कभी पूछ देगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो आंसर देना है अहमदाबाद। उसी तरह पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भी पूछ देगा, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई में है। खनन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है, तो ये हमारा धनबाद में है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है आपका, लखनऊ में, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन वाला बात देहरादून, क्या आ जाएगा, वन देहरादून में। अगला, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। देखो, विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। क्या हो जाएगा, विशालतम जलमंडल, क्योंकि 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम तो कौन हो जाएगा, धान की खेती एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। रेड डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है। तो देखो, एक रेड डाटा बुक जो होता है ना, इसमें संकटापन्न पादप और जीव जंतु, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है, तो वही बात हो जाएगा, संकटापन्न जो रहता है उसी की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। तो देखो, जैव विविधता के लिए कौन खतरा हो जाएगा, तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। क्या मतलब हुआ, प्राकृतिक आवास
और वनस्पति पेड़ पौधे तथा का विनाश कर देंगे। और झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित खेती, एक बार यहाँ खेती फिर यहाँ खेती, बदलाव करना, ठीक है। और उस बदलाव में आप पेड़ पौधे काटेंगे ही काटेंगे, तो जिस कारण से हमारा क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है जैव विविधता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो देखो पारिस्थितिक असंतुलन का जो कारण है ना, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई कर देना, ठीक है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्या आंसर हो जाएगा आपका, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति में के संतुलन को तय करने वाला मुख्य घटक है। देखो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य घटक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका मानव गतिविधियाँ। तो देखो पारिस्थितिक संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य घटक है मानव गतिविधियाँ, ठीक है। उसको अगर संतुलन को रखना चाहते हैं तो मानव की जो गतिविधियाँ हैं वो मुख्य कारक है। मानव को सचेत होकर संभल कर करना होगा पर्यावरण का यूज। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ये माना जाता है हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 58 वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यानी कि वनस्पति पेड़ पौधा है, पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से जो बचाता है वर्णक, कौन सा वर्णक होता है पेड़ पौधे में, यानी कि फाइकोसाइनिन। आंसर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 59 सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो देखो ये हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये गैंडा के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है ना, जैव भू रासायनिक चक्र होता है। क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 62 चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन वन की कटाई से, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है, तो याद रखेंगे वन की कटाई से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। अगला वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय भूमंडलीय गर्मी, समताप मंडल में ओजोन परत का अवक्षय। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 64 का आंसर बी नंबर। 64 का बी नहीं होना चाहिए, 64 का आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो पहले। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं स्वाय। तो ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव होना चाहिए इसका आंसर, सही है, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये करता है 9.0 ppm। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो 65 का डी नंबर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जल हायासिंथ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप। जल पादप ना जल का पौधा जो सबसे तेज बढ़ता है, आंसर होगा जल हायासिंथ, जल हायासिंथ। 67 का हो गया, 67 अभी नहीं हुआ है, देख लो। निम्नलिखित में से
किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से क्या करेंगे जो पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा? ठीक है, सोचिए। तो लकड़ी काटने से, लकड़ी काटेंगे तो वन कटेगा और आपका क्या होगा? बिगड़ जाएगा पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि यदि विश्व की सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन। पढ़ाए थे ना भी जस्ट। अगर पादप मर जाएगा तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो जिस कारण से सभी लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन 69 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगर 69 की बात करें तो कहता है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जब पादप को विविधता के प्राकृतिक आवास में जब संरक्षित किया जाता है ना, तो इसे कहते हैं स्वस्थानी। क्या कहा जाएगा इसको? स्वस्थानी। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। क्या आंसर होगा इसका? तो देखो, वनोन्मूलन अगर करोगे, पेड़ की कटाई करोगे, तो सबसे अधिक जो खतरनाक प्रभाव होगा मृदा अपरदन होगा। क्या होगा? मृदा अपरदन। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, मृदा अपरदन सबसे खतरनाक हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि जंगली जानवरों का निवास स्थलों का नाश ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। ठीक है, तो देखो जीव जो होता है ना, यानी कि चारण आहार श्रृंखला में जो के आधार पर जो तल में जो जीव होते हैं वो होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 72 पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। ये आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वन की जो होता है यानी कि वैश्विक तापन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। याद रखेंगे, अगर वैश्विक तापन अगर अधिक होगा तो मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। अगर विद्युत देखो बात करो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से, जल विद्युत से किसी प्रकार का पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये जल विद्युत आंसर होगा, सबसे अच्छा स्रोत। 75 नंबर कहता है कि धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा जो धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहता है दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूपेण से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य के जो जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूपेण से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय प्रदूषक, सागरों में लवणता की वृद्धि, या फिर सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो देखो यहाँ पर प्रवाल विरंजक की जो सबसे अधिक प्रभावी कारक है ना, ये आंसर है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पादपों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? तो ओजोन रिक्तिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हेलांस भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो ये आंसर होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माना जाता है पूर्वी और पश्चिमी। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर, 1, 3, आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 80 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन को भी यहाँ से उठा के पूछ देगा कि हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ है। तो ये अल्मोड़ा, याद रखेंगे। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून बताया गया था अभी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र ये बेंगलुरु सही है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है क्या निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक पर्यावरण चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो ये भारत में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडल पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो इसका आंसर देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ए नंबर ही। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ये नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, 86 नंबर आते हैं। देखिए 86 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जो है ना सही नहीं है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है या एक बंद तंत्र होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, एक बंद तंत्र नहीं होता है, एक खुला तंत्र होता है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि आप खाद्य श्रृंखला फूड चेन से में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों उपभोक्ता। तो जो इसका आंसर आप देंगे ना, ये दोनों देंगे, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी होता है, यही समझ लो इसका। 87 का आंसर डी। 88 निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करेगा, घास कौन खाएगा, बकरी, और बकरी कौन खाता है, मानव। तो ये आंसर हो जाएगा आहार श्रृंखला। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताया गया था पारिस्थितिकी तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर उसका संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी विज्ञान केंद्र की बात करेंगे तो बेंगलुरु। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र संस्थान का है बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अब कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मना रहा है, देखो विश्व पता है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो ये 1973 से मनाया गया पहली बार। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है। तो मैंग्रोव,
घास मैदान, झील और सागर, ये आंसर हो जाएगा। टोटल 92 क्वेश्चन ही था। टोटल हम 92 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व किए और आपको एक बार अगर इसको आप देख लेते हैं तो कुछ हद तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले आपको ये मैंने ये सेट पढ़ लिए, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन थ्योरी पार्ट भी ज़रूर पढ़ लीजिए। थ्योरी पार्ट आपका लुसेंट बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए। तो बेसिक समझ वहाँ से लीजिए और इसको पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। हम कोशिश किए हैं कि डायरेक्ट आपको आंसर बता दें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं ख़राब करना इन सब क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग को डायरेक्ट पढ़ना है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को पहले शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को कर लो, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो हम इस तरह से वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।